नमस्कार दोस्तों। एक एसडीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी से अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहे थे। तभी रोड के किनारे उनको एक सब्जी का ठेला लगा हुआ दिखाई देता है, जिस ठेले को एक महिला चला रही थी। दोस्तों, जैसे ही एसडीएम साहब उस महिला को देखते हैं, तब अपनी गाड़ी रुकवा लेते हैं और गाड़ी से उतरते हैं और उस ठेले की तरफ जाने लगते हैं। जो महिला वहां पर ठेला लगाई थी, जब वह एसडीएम साहब को अपनी तरफ आते हुए देखती है, तो वह अपने चेहरे को छुपाने लगती है। तभी एसडीएम साहब उससे कहते हैं, मोना, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, तुमको चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वह महिला एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, आखिर वह महिला कौन थी और एसडीएम साहब के सामने वह रो क्यों रही थी और रो रोकर उनसे माफी क्यों मांग रही थी, और एसडीएम साहब और उस महिला के बीच में क्या रिश्ता था? आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला और भी ज्यादा बढ़ता रहे और ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही हम आप लोगों को सुनाते रहें। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक गांव की, जहां पर एक मोना नाम की लड़की रहती थी। दोस्तों, मोना दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था। मोना कभी कभी अपनी सहेलियों के साथ जब घूमती फिरती थी तो हमेशा कहती रहती थी कि मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार ऊपर से उतर कर आएगा और मुझसे शादी करेगा। मोना अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और इस तरीके से दिन गुजर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, वैसे वैसे मोना की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। तो मोना के माता पिता मोना की शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। मोना के पिताजी और उसका भाई दोनों मिलकर मोना के लिए एक लड़का ढूंढने लगते हैं और कुछ दिन बाद उनको एक लड़का भी मिल जाता है। उस लड़के का नाम प्रतीक था। प्रतीक देखने में उतना ज्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा और समझदार और संस्कारी भी था। माँ बाप की इज्जत करना बहुत अच्छे से जानता था। जैसे ही मोना के पिताजी और मोना का भाई उस लड़के से बातचीत करते हैं, तो उस लड़के का जो स्वभाव है वह बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। उस लड़के से बातचीत करने के बाद उन लोगों को बहुत अच्छा फील होता है और वह लड़का घर परिवार की इज्जत करने वाला था, जिस वजह से वह लड़का मोना के पिताजी को पसंद आ जाता है और उस लड़के से मोना की शादी तय कर दी जाती है। शादी तय कर लेने के बाद मोना के पिताजी जब घर पर आते हैं, तब मोना अपने पिताजी से पूछती है, पापा, आपने जो लड़का मेरे लिए पसंद किया है, वह लड़का सुंदर तो है ना? वह लड़का मेरे लायक तो है ना? क्योंकि हम दोनों की जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। मैं जितनी खूबसूरत हूँ, उतना ही खूबसूरत मेरा दूल्हा भी होना चाहिए। तब मोना के पिताजी कहते हैं कि बेटा देखो, शकल सूरत उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। जो मैंने लड़का तुम्हारे लिए देखा है, वह लड़का लाखों में एक है। लड़का अच्छे विचारों का होना चाहिए, मान सम्मान करने वाला होना चाहिए और तुम्हारी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, मोना अपने पिताजी की बातों को सुनकर थोड़ा मायूस हो जाती है। तभी मोना का भाई उस लड़के का फोटो मोना को दिखाता है। जब लड़के का फोटो मोना देखती है तो अपना चेहरा ऐसे नीचे की तरफ झुकाकर एकदम से और भी ज्यादा मायूस हो जाती है। दोस्तों, मोना सोचती है कि लड़का तो देखने में कुछ खास नहीं लग रहा है। क्या होगा, मेरी शादी उसके साथ कैसे होगी, कैसे मेरी जिंदगी उसके साथ गुजरेगी? दोस्तों, यही सोच सोचकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी मोना का भाई कहता है कि बहन देखो, लड़का पढ़ा लिखा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ सालों के अंदर ही वह लड़का सरकारी नौकरी करने लगेगा, तो जो तुम्हारी जिंदगी है वह बहुत ही खुशहाल तरीके से गुजरने लग जाएगी और कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन मोना जो थी, वह कहीं ना कहीं उस लड़के की शकल और सूरत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। उस लड़के से वह शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन गांव देहात में लड़कियों को इतना इजाजत नहीं होता था कि वह अपनी मर्जी से शादी कर सके या फिर अपने पापा के सामने अपनी बातों को रख सके कि पापा, मुझे उससे शादी नहीं करनी। अपने घर वालों के अनुसार ही गांव देहात की लड़कियां शादी करती हैं। मोना भी अपने पापा और भाई को कुछ नहीं बोल सकती और चुपचाप शादी करने के लिए राजी हो जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और शादी का समय भी नजदीक आ जाता है। मोना अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपनी शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो रही थी। घर में खुशियों का माहौल था, सभी रिश्तेदार लोग आए हुए थे। कुछ समय बाद बारात भी दरवाजे पर आ जाती है और दूल्हे का मान सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। बारात आने के बाद
अब समय आता है जयमाल का। तभी मोना जो है वह दुल्हन की तरह जोड़े में तैयार होकर स्टेज पर जा पहुंचती है। तो दोनों के हाथ में वरमाला दिया जाता है, लेकिन जब वरमाला पहनाने की बारी आती है तभी मोना लड़के को देखकर जयमाला के स्टेज पर ही गुस्सा हो जाती है और वरमाला डालने से मना कर देती है। मोना अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं इस लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। यह लड़का फोटो में दिखने में तो थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन सामने से तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। यह लड़का बहुत ज्यादा काला है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इसके साथ अगर आप लोग मेरी जबरदस्ती शादी करवाएंगे तो देख लीजिएगा, बहुत बुरा होगा। ऐसा कहने के बाद मोना शादी करने से साफ साफ इनकार कर देती है। अब इतना सुनने के बाद जो दूल्हा था और दूल्हे के पिताजी थे वे दोनों मायूस हो जाते हैं और दूल्हा भी बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन जो दूल्हा था वह बहुत ज्यादा समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। दूल्हा उसके सामने कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता है। दूल्हे के पिताजी मोना के पिताजी से कहते हैं कि क्या आपने अपनी लड़की को हमारे लड़के के बारे में नहीं बताया था कि वह शकल सूरत से थोड़ा सांवला है, वह बहुत सुंदर नहीं है। मोना के पिताजी थे वो बहुत ज्यादा लाचार थे और मोना का भाई भी बहुत लाचार हो जाता है। मोना को समझाने के लिए दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मोना जो थी वह अपने पिताजी की बातों को बिल्कुल नहीं मानती है और दूल्हे के पिताजी मोना से भी इतना तक कह देते हैं कि बेटी देखो, घर पर बारात आ गई है तो शादी कर लो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मोना शादी करने के लिए नहीं मानती। तब मोना का भाई और मोना के पिताजी दोनों ही मोना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं कि आज तुमको शादी तो करनी ही पड़ेगी, हम लोगों की इज्जत का सवाल है। दोस्तों, वे लोग कहते हैं कि अगर शादी नहीं करोगी तो हम लोगों की बहुत बदनामी हो जाएगी। इस प्रकार से उस दिन मोना को बार बार समझाया जा रहा था। तभी गांव के ही कुछ लोग पुलिस को फोन कर देते हैं और बता देते हैं कि शादी विवाह में झगड़ा हो गया, लड़की शादी नहीं करना चाहती। तब तक आधे घंटे के अंदर मौके पर ही पुलिस भी पहुंच जाती है। जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं तब लड़की के पिताजी और उसके भाई को समझाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए, लड़की अगर शादी करने के लिए राजी नहीं है तो आप जबरदस्ती उसकी शादी नहीं करा सकते। अगर उसका मन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका यह अधिकार है और यह अधिकार उसको कानून ने दिया है। अब मोना के पिताजी और उसका जो भाई था वे दोनों लोग लाचार हो जाते हैं और मजबूरी में जो लड़का था, जो दूल्हा था, उसको अपनी बारात वापस ले जानी पड़ जाती है। लेकिन जब लड़का अपनी बारात को लेकर वहां से गांव के बाहर निकल रहा था तभी उसी गांव का एक गरीब किसान दूल्हे के पापा के पास आकर कहता है कि अगर आपको एतराज न हो तो मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो बताइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब दूल्हे के पिताजी कहते हैं, अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब बचा ही क्या है। इससे ज्यादा हमारी बदनामी क्या हो सकती है, इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है, बताइए क्या बात है। तब वह किसान कहता है, अगर आप मेरी बातों को मान जाएंगे तो आपको बारात वापस लेकर नहीं जाना पड़ेगा। तब दूल्हे के पिताजी कहते हैं कि बताओ क्या बात है। तब वह किसान कहता है कि साहब देखिए, हमारी एक ही बेटी है, वह ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन बड़ों का मान सम्मान इज्जत करना बहुत अच्छे से जानती है। घर का सारा काम वह जानती है, सब कुछ आपका काम कर देगी, खाना बनाना बहुत अच्छे से जानती है और आपके लड़के को बहुत खुश रखेगी, उसकी बहुत ज्यादा सेवा करेगी और आप लोगों की भी इज्जत करेगी। अगर आप लोग बुरा नहीं माने तो आप हमारी बेटी से शादी करके बारात लेकर जा सकते हैं। हम बहुत गरीब लोग हैं, पैसे दान दहेज तो नहीं दे पाएंगे, बस अपनी बेटी को ही आपको दे सकते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में जब किसी की बारात वापस चली जाती थी तो गांव के लोग इसी तरह से शादी करवाकर बारात को विदा करते थे, जिस वजह से दूल्हे के जो पिताजी थे उनको यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दूल्हे के पिताजी हैं वो सोच रहे थे कि शादी में इतना ज्यादा खर्च हो गया है और इतने सारे लोग आए हैं, अगर शादी नहीं होगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा। इस प्रकार से प्रतीक और उस लड़की की शादी करवा दी जाती है और शादी हो जाने के बाद प्रतीक उस लड़की को लेकर विदा करके अपने घर चला जाता है। इधर जो मोना थी वह जब अपनी शादी तोड़ती है तो शादी तोड़ने के 2 महीने बाद नोएडा चली जाती है और वहां पर प्राइवेट नौकरी करने लगती है। इसी बीच मोना की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। दरअसल दोस्तों, उस लड़के का नाम राहुल था। दोस्तों, मोना राहुल को जब पहली बार देखी थी तभी उसको एक ही झटके में राहुल पसंद आ गया था और बार बार राहुल को वह देखा करती थी। हमेशा राहुल को भी ऐसा लगने लगा था कि जो मोना है वह उससे प्यार करती है, उसको चाहती है, जिस वजह से राहुल था वह कभी कभी या फिर हमेशा मोना के आगे पीछे बाइक लेकर घूमता रहता था।
1 साल के बाद मोना और राहुल के बीच में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। मोना सोच रही थी कि चलो अच्छा ही हुआ कि मैंने प्रतीक से शादी नहीं की, नहीं तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। मोना यह भी सोच रही थी कि जैसा लड़का चाहिए था मुझे राहुल के रूप में, वैसा लड़का मिल गया। अब उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर जाएगी। लेकिन मोना नहीं जानती थी कि राहुल को वह जितना अच्छा समझ रही है उतना अच्छा नहीं है राहुल। राहुल जो है वह लड़कियों के साथ मौज मस्ती करता था, जुआ खेलता था, लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाता था और वह शराब पीता था और पढ़ा लिखा भी नहीं था। लेकिन राहुल की एक खासियत थी, वह खासियत यह थी कि राहुल कभी भी नई नई लड़कियों से मिलता या मोना से मिलता या मिलने के लिए आता तो उसके सामने शराब पीकर या फिर नशे की हालत में नहीं आता था। वह हमेशा एक अच्छा लड़का बनकर मोना के सामने आता, उससे मिलता और उसके साथ वक्त बिताता था। दोस्तों, मोना 2 साल के बाद अपने माता पिता से बातचीत करती है और राहुल से शादी करने का प्रस्ताव रखती है। अपने माता पिता के सामने यह सब बातें बता देती है। जब मोना के माता पिता को पता चलता है कि मोना अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो वे लोग भी उसको मना नहीं करते, क्योंकि वे लोग जानते थे कि एक बार उसकी शादी टूट चुकी है और इस बार भी मना करेंगे तो उसकी शादी टूट जाएगी। यही सब सोचकर वे लोग मोना की मर्जी के खिलाफ नहीं जाते और मोना की शादी राहुल से तय कर देते हैं। मोना दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, महंगी गाड़ियों में घूमता था। यही सब देखकर मोना थी वह राहुल को पसंद करने लगी थी और उससे शादी भी कर ली थी। शादी हो जाने के बाद मोना राहुल के साथ बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ कि मैं प्रतीक से शादी नहीं की, नहीं तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। लेकिन दोस्तों, मोना इस बात को नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी प्रतीक के साथ बर्बाद नहीं होती, बल्कि उसकी जिंदगी अब जाकर बर्बाद होने वाली थी और उसको इस बात की भनक भी नहीं थी। शादी हो जाने के 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में अभी भी मोना को इस बात का पता नहीं चलता कि उसका जो पति है वह नशेड़ी है और शराब पीता है, क्योंकि राहुल घर पर कभी शराब पीकर नहीं आता था। जब भी लड़कियों के साथ उसको मौज मस्ती करना होता या अवैध संबंध बनाना होता था तो वह घर से बाहर हर होटल को बुक करता और होटल पर ही मौज मस्ती करता और धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरे 1 साल गुजर जाते हैं और मोना एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अब जाकर मोना को थोड़ा बहुत पता चलने लगता है कि उसका जो पति है राहुल वह शराब पीता है। लेकिन मोना उससे कुछ बोलती नहीं थी, वह सोचती थी कि चलो कभी कभी पीता होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे राहुल की जो हरकतें हैं वह और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। राहुल अब मोना के सामने शराब पीकर आने लगा था और लड़कियों के साथ उसके सामने बातचीत करने लगा था। जब मोना उसको मना करती थी तब राहुल उसको डांट दिया करता और कहता कि कुछ भी अगर बोलोगी तो मार पीट कर दूंगा, तुमको यहाँ से भगा दूंगा। अब मोना को बहुत बड़ा झटका लग जाता है जब यह बात सुनती है। तब मोना सोचती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ, लेकिन यह ऐसा लड़का निकल जाएगा मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह कहती है कि जितनी सुंदर मैं थी उतना ही ज्यादा सुंदर यह भी था, लेकिन मैं सोचती थी कि लड़का मेरी सुंदरता की कद्र करेगा, मेरी इज्जत करेगा। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इसको क्या हो गया, यह पूरी तरीके से बदल गया है। अगर उस समय मोना को यह बात पता चल गई थी कि राहुल है, उसका अवैध संबंध लड़कियों के साथ चल रहा है और इसी बात को लेकर राहुल और मोना के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते करते पूरे 1 साल और बीत जाते हैं और मोना एक और बच्चे को जन्म दे देती है। अब मोना की शादी को पूरे 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन अब मोना की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि मोना एकदम से मजबूर हो चुकी थी और मोना राहुल को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी और अपनी मजबूरी अपने माता पिता को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मोना ने अपनी मर्जी से शादी की थी। इसलिए जो भी उसके साथ हो रहा था और जो भी उसके ऊपर बीत रही थी वह अपने घर वालों को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मोना सोच रही थी कि हमारे घर वाले भी तो मेरे ऊपर ताना मारेंगे अगर उनको पता चलेगा कि उसके साथ यह सब हो रहा है। तो वह सोच रही थी कि हमारे घर वाले कहेंगे कि तुम अपनी मर्जी से शादी की हो तो तुम इसको भुगतो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस तरीके से धीरे धीरे करके समय गुजरने लगा, लेकिन घर में लड़ाई झगड़े होने की वजह से राहुल और भी ज्यादा टेंशन में रहने लगा था और भी वह ज्यादा शराब पीने लगा था, जिस वजह से घर में और भी ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। रोज रोज लड़ाई झगड़े होने की वजह से यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि राहुल के पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों की देखभाल कर सके, अपने बच्चों की दवाई
ला सके। इस तरीके से उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी जो मोना है वह अपने पति से अलग होने का फैसला कर लेती है, क्योंकि मोना अपने बच्चों का भविष्य खराब होते हुए नहीं देख सकती थी। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी औरत के 2 बच्चे पैदा हो जाएं तो वह कहीं की नहीं रह जाएगी, वह अपने बच्चों में ही परेशान हो जाएगी। और यही हाल हुआ था मोना का। दोस्तों, मोना अपने पति से लड़ाई झगड़े करके अपने ससुराल छोड़ देती है और ससुराल छोड़कर नोएडा में ही एक रूम रेंट पर ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहां पर रहने लगती है। मोना सोचती है कि ऐसे तो मेरी जिंदगी चलेगी नहीं, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिस वजह से मोना जो है वह जहां पर रहती थी, जिस रूम को किराए पर लेकर रहती थी, उसी रूम के नीचे रास्ता था, तो वहीं पर एक सब्जी का ठेला लगाकर सब्जी बेचने लगती है। सब्जी बेचकर मोना को रोज 200 से 300 रुपए बच जाते थे और उन पैसों से वह अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर लेती थी और उसी पैसों में से कुछ पैसा बचाकर अपने बैंक में भी जमा कर लेती थी। अभी 3 महीने ही हुए थे कि मोना को वहां पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए तभी अचानक मोना को पता चलता है कि जिस लड़के से पहली बार उसकी शादी हुई थी, जिस लड़के से वह शादी नहीं करना चाहती थी, उससे शादी करने से मना कर दी थी, वही लड़का आज एसडीएम बन गया है। अब मोना अपनी ही किस्मत को कोसने लगती है और सोचने लगती है कि शायद उस दिन पिताजी की बातों को मान लेना चाहिए था और प्रतीक से शादी कर लेना चाहिए था। दोस्तों, यह बात सत्य है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते, वे अच्छा ही सोचते हैं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत भावना बिल्कुल भी नहीं रखते। लेकिन जो लोग अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते, उनके जीवन में एक ना एक दिन ऐसा हादसा जरूर होता है, लेकिन उस समय पछताने से कुछ होने वाला नहीं होता। धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था। मोना अपने बच्चों के साथ अपने ठेले पर सब्जी बेच रही थी। तभी अचानक एक दिन प्रतीक जो है एसडीएम बन चुका था और अपनी पत्नी को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाकर कहीं लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में ट्रैफिक लग जाता है और एसडीएम साहब अपनी गाड़ी साइड में लगा देते हैं और साइड में लगाने के बाद इधर उधर कुछ खाने के लिए देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर जाती है मोना के ऊपर, जो ठेले पर सब्जी लगाकर बेच रही थी। एसडीएम साहब उसको देखकर पहले तो सोचते हैं कि क्या यह वही लड़की है या फिर कोई और है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए उसके पास जब जाते हैं तभी मोना जो है वह एसडीएम साहब को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने चेहरे को छुपाने लगती है। तब जाकर एसडीएम साहब को यकीन हो जाता है कि वास्तव में यह वही लड़की है, ये कोई और नहीं बल्कि ये वही लड़की मोना है। एसडीएम साहब मोना को कहते हैं कि मोना, मैंने तुमको देख लिया है, तुम्हारा चेहरा देख लिया है, अब तुमको अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। तब मोना जो है वह एसडीएम साहब के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है, साहब देखो, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन तो मुझे समझ में नहीं आया। तब एसडीएम साहब कहते हैं, कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबका अपना अपना अधिकार है। तब एसडीएम साहब मोना से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो? तुम्हारी जिस लड़के से शादी हुई थी वह लड़का तो बहुत अच्छा खासा था, मुझे भी पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है और वे लोग अच्छे परिवार के रहने वाले हैं, मैंने सुना था इस बात को, लेकिन तुम यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रही हो? तब जो मोना है वह अपनी पूरी कहानी एसडीएम साहब को बैठकर सुनाने लगती है और बताती है और कहती है कि मेरा पति शादी के बाद तो ठीक था, लेकिन 2 साल बाद ही वह शराब पीने लगा, लड़कियों के साथ उसके अवैध संबंध थे। मुझे 2 साल बाद इन सब चीजों के बारे में पता चला। मैं सोच रही थी कि चलो सुधर जाएगा, लेकिन वह सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से मजबूरी में मुझे उसका साथ छोड़ना पड़ा। और इतनी बड़ी मजबूरी में भी मैं अब अपने घर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से अपनी शादी की है। तो मेरे घर वाले भी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वे लोग भी मेरे बारे में गलत ही सोचेंगे। इसलिए मैं अपने घर वालों को बिना बताए कैसे भी करके यहाँ पर ठेले पर सब्जी बेच रही हूँ और अपना जिंदगी गुजार रही हूँ। एसडीएम साहब काफी देर तक मोना से बातचीत करते रहे और वहां से जब जाने लगते हैं तब मोना से कहते हैं कि मोना, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मेरी पोस्टिंग यही नोएडा में ही हो गई है। इतना कहने के बाद जो एसडीएम साहब थे वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तब एसडीएम साहब की पत्नी जो पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई थी वह पूछती है कि ये तो मोना है ना, जो हमारे गांव की लड़की है? तब एसडीएम साहब कहते हैं, हाँ ये वही मोना है,
जिससे हमारी शादी उस दिन तय हुई थी। तब एसडीएम साहब की पत्नी पूछती है, वो यहाँ सब्जी क्यों बेच रही है? उसकी शादी तो बहुत बड़े घर में हुई थी। तब एसडीएम साहब उसकी पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताते हैं। उसके बाद एसडीएम साहब अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मोना को अपनी शकल और सूरत पर जितना घमंड था, उसका घमंड उस दिन टूट गया था और आज उसकी शकल सूरत उसके काम नहीं आ रही थी। दोस्तों, शकल सूरत आपको खाने के लिए नहीं देगी। अगर किसी से आपकी शादी हो रही है तो आपको यह देखना चाहिए कि जो लड़का है जिससे आपकी शादी हो रही है वह आपके साथ जीवन भर रह सकता है या नहीं, किसी भी परिस्थिति में आपको प्यार कर सकता है या नहीं। वह लड़का चाहे आपको अमीरों की तरह 4 व्हीलर गाड़ी में घुमा सकता है या नहीं, वह लड़का अच्छे अच्छे होटल में खाना खिला सकता है या नहीं, लेकिन वह लड़का आपकी इज्जत करने वाला होना चाहिए। दोस्तों, इससे बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो लड़का अपनी पत्नी और अपनी बीवी की इज्जत करना जानता होगा ना, वह अपनी पत्नी के साथ या फिर किसी भी लड़की के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।